आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक अपडेट के बारे में सुन लीजिए। अगर आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी यूपीएससी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और सबसे पहला जो टारगेट ऑब्वियसली बात है आपका प्रीलिम्स होगा, एक ऑर्गेनाइज मैनर में एक सब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हुए और उसको जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं एक एक शब्द को गहराई से जाते हुए उसको एनालाइज करते हुए अगर आप इस तरीके से अपनी सभी सब्जेक्ट्स की ऑर्गेनाइज तैयारी करना चाहते हैं तो जैसे कि ये वीडियो हमारी लाइव गूगल मीट फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, आप इसी तरीके से हमारे फाउंडेशन कोर्स 2023 और इसके अलावा अगर आप 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है। लाइव गूगल मीट क्लासेस में मैं आपको बुलाऊंगा, जिसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियोस को भी अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं और लाइव आकर आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। डेली क्लासेस हमारी होंगी मंडे से सैटरडे तक और उसकी फीस अभी तक इंडिया में सबसे कम रखी जाने वाली फीस है। फीस है दोस्तों सिर्फ 1,999 रुपीज पर मंथ। आपको कोई वन टाइम पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ पर मंथ आपको पैसे दे रहे हैं। जिस तरीके से ये वीडियो है इसी तरीके से आप ऑर्गेनाइज वे में अपने सारे सब्जेक्ट्स की डेली तरीके से एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ एक तैयारी कर सकते हैं ताकि प्रीलिम्स आपके लिए हर्डल ना हो। और क्वालिटी कंटेंट जैसा यहां पर प्रोवाइड करा जा रहा है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये भी वीडियो उसी फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, तो आप खुद भी लाइव आकर इस फाउंडेशन कोर्स का पार्ट बन सकते हैं जहां पर सभी सब्जेक्ट्स आपको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाए जाएंगे और 2023 की आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को स्मूथ बनाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कुछ कोर कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे नेशनल इनकम के बारे में और आज हम लोग पहुंच चुके हैं 7th कंसेप्ट के बारे में, जो कि है रेसिडेंट, या जिसको नॉर्मल रेसिडेंट भी कहते हैं एक कंट्री में। ठीक है कि हर एक कंट्री का ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई रेसिडेंट नॉर्मल रेसिडेंट तो होता ही है। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रेसिडेंट होते हैं। कल को अगर ये आपको जीएस पेपर 1 या 3 में अगर पूछ लिया जाए कि ये क्या होता है तो आज के बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या इवन इंटरव्यू में। ठीक है, नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम को एक प्रकार से हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि टोटलिटी में एक पर्टिकुलर देश में रहने वाले जो भी उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, एक पर्टिकुलर देश में रहने वाले जो भी उस देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं वो कितनी फैक्टर इनकम्स अर्न कर रहे हैं। अगर इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी, ऐसे ही करते करते एन नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो भी उस देश की आबादी है उन सब की इनकम को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तब भी हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। यानी कि पर कैपिटा इनकम होती है एक पर्सन की, ऐसी पर कैपिटा इनकम सारे पर्सन्स की कैलकुलेट कर लो जो कि देश के नॉर्मल रेसिडेंट हैं तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। इसका मतलब नेशनल इनकम नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम को कैलकुलेट करके जो कि देश में रह रहे हैं उससे भी निकाली जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक बार हमें कोई बताते कि नॉर्मल रेसिडेंट होते कौन है तो हम पता लगा लेंगे सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स को कैलकुलेट करके उनकी इनकम को कि नेशनल इनकम बनी कितनी और कैसे बनी। तो जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट था वैसे ही नॉर्मल रेसिडेंट के कंसेप्ट का एक स्पेशल मीनिंग और इंपॉर्टेंस होता है जब भी हम लोग नेशनल कंटेक्स्ट में कोई भी चीज़ काउंट कर रहे होते हैं या उसको रजिस्टर कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि रेसिडेंट कौन होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन चाहे रेसिडेंट के ऊपर है या अगर ऐसा लिख कर आ जाए कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, एक ही बात होती है। आपसे कोई इंटरव्यू में भी पूछे, प्रीलिम्स के अंदर देखिए, मेंस के अंदर देखिए, एक ही बात है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। अब कंसेप्ट डिस्कस करते हैं इसका। रेसिडेंट एक ऐसा पर्सन होता है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन को भी आप रेसिडेंट कह सकते हो जो कि ऑर्डिनरीली एक देश के अंदर लोकेटेड है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश के अंदर लाई करता है। अब आप कहोगे यार ये हैवी टर्म ये क्या है, पहली बार सुन रहे हैं सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखो, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब पता है क्या होता है? कोई भी ऐसा सोर्स जहां से आपकी महीने भर की आमदनी होती हो पैदा, वो होता है आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं इंडिया में बैठ के ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरी वीडियो जा रही है, मेरा ये जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया में ही मैं पढ़ा रहा हूँ, इंडिया के लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास पैसा यहाँ पर आ रहा है, ये चीज़ है मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या इस टर्म में किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताओ।
जहां से हमें आमदनी आ रही होती है ना, वो हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। जल्दी बताओ, कोई डाउट है? जो ये कंट्री है ना, कंट्री पता है क्या है? कल हमने बात करी थी ना, इसको घुमा फिरा कर यहां पर ले आओ, डोमेस्टिक या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी, इसको बोलते हैं कंट्री। तो रेसिडेंट एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑर्डिनरी एक देश में रह रहा है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है, और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश के अंदर है। ऐसा नहीं वो रह कहीं और रहा है और पैसा कहीं और से कमा रहा है, नहीं। तब उसको हम लोग बोलेंगे ही इज अ नॉर्मल रेसिडेंट, क्योंकि नॉर्मली वो उसी देश में रहता है और उसी देश में उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाए करते हैं। कल को रागिनी, आप यूएसए जाकर कोई जॉब करने लग जाओ, ठीक है, मम्मी पापा यहाँ पर रह रहे हैं। कल को जब आप इतना पैसा जोड़ लो कि आप एक बंगलो, एक घर या कोई होटल बनवा सकते हो, तो आप ज़्यादातर कहाँ पे खुलवाना पसंद करोगे बताओ? हिंदुस्तान में क्या वहीं पर? हिंदुस्तान में, ताकि माँ बाप को सुकून मिल जाए, है ना, और रिश्तेदार वगैरह इन सबके पास पैसा पहुँचे और अपने देश के अंदर पैसा रहेगा, ये चीज़ है। अब एक बात होती है, जो पीरियड ऑफ स्टे होता है ना, कि मतलब हम लोग की कितना कहेंगे पर्सन को कि वो रेसिडेंट है, ये थोड़ा पॉलिटिकल कंसेप्ट है, आप लोगों ने सिटीजनशिप में मतलब जानते ही होंगे। पीरियड ऑफ स्टे शुड बी एटलीस्ट 1 ईयर और मोर, 1 ईयर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब वो रेसिडेंट है। याद रखना, एक बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां पर हम लोग रेसिडेंट कह रहे हैं, रेसिडेंट, इसको कंफ्यूज मत कर जाना कि मैंने तो 5 साल तक सुना था, वो सिटीजन होता है। ये वाली बात क्लियर है? जल्दी बताओ, अंकिता, प्रिया, सब लोग बताओ, अनुज, ठीक है? कंफ्यूज मत हो ना इसमें, कभी कभार वो टर्म चेंज करके बोल सकते हैं सिटीजन वगैरह, अपने दिमाग खुला रखना सब लोग। 10, अगर कोई पर्सन इकोनॉमिक टेरिटरी में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, पहली कंडीशन, ये कंडीशंस हैं, कंडीशंस को हम लोग येलो कलर से बना रहा हूँ मैं, कुछ कंडीशंस हैं। एक, वो पर्सन इकोनॉमिक टेरिटरी में 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो। दूसरा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या? वो कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हो जिससे वो कुछ पैसे कमा रहा हो, वो उन पैसों को एक पर्टिकुलर देश में खर्च कर रहा हो, और खर्च करने के बाद जो भी बच जाए उसको एक्यूमुलेट कर रहा हो, यानी कि सेव कर रहा हो। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है सेविंग करना। ये 2 नॉर्मल कंडीशंस होती हैं अगर किसी को भी एक नॉर्मल रेसिडेंट बनना है। अभी जो 2 कंडीशंस मैंने बताई ना, ये कंडीशन में कंडीशन 2, आप दोस्तों इसको बस आराम से अच्छे से याद कर लो। पॉलिटी में यूज़ करो या इकोनॉमिक्स में यूज़ करो या इंटरव्यू में यूज़ करो या कहीं पर भी यूज़ करो, इसका आंसर हमेशा सेम रहेगा। कोई दिक्कत? नॉर्मल रेसिडेंट के लिए कौन सी 2 कंडीशन होती हैं? जल्दी बताओ मुझे अंकिता, क्या सीखा? अच्छा, ये अनुज आप बताओ मुझे ज़रा, कौन सी 2 कंडीशन होती हैं? एक तो वो नॉर्मली क्या होना चाहिए? प्रिया, 1 ईयर तक रहना चाहिए, हाँ, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में अंदर होना चाहिए, ठीक है? ये 2 कंडीशंस हैं। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट समझ गए ना? देखो इसने और डिटेल में बता दिया आपको। अर्निंग वो वहाँ पर करे, पैसे स्पेंड कर रहा है, और सेविंग यहाँ पर कर रहा है, बस। आगे बात करते हैं। इस कंसेप्ट को समझने से होगा क्या, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट जो है ना, नॉर्मल रेसिडेंट जो है, इससे फ़ायदा ये होगा इस कंसेप्ट को निकालने की वजह से, आप इसको नॉर्मल रेसिडेंट ना मान के नॉर्मल रेसिडेंट्स मान लो। नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर 1 साल तक अगर रह रहे हैं, उन सबकी नेशनल इनकम को अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, रमेश की, सुरेश की, यश की, प्रीतम की, XYZ, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी उनका नाम, n नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी जो उस देश में है, देश के बाहर भी है, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेकिन यहाँ पर लाइक करना चाहिए कि वो अर्निंग्स और स्पेंडिंग, सेविंग वगैरह यहाँ करेंगे, और ऐसे ही सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को जोड़ दो तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। ये इसकी इम्प्लीकेशन है, और समझते हैं इसको, वैसे डिटेल कंसेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन कंपैरिजन, जो इनकम जनरेट होती है विद इन इकोनॉमिक या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर, इसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम।
डिफरेंस समझ गए? डिफरेंस समझ गए? नहीं आया समझ में? अच्छे से नहीं सुना? मैं फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। ये कह रहा है नॉर्मल रेसिडेंट के कंसेप्ट को समझने की वजह से नेशनल इनकम को समझा जा सकता है। कैसे? कैसे? जब आप सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स, फिर चाहे वो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं या इंडिया के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं से भी पैसा कमा कर ला रहे हैं एक साल के अंदर अंदर, अगर आप उन सबकी इनकम को कैलकुलेट कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम। कैसे? दोनों लोगों को जोड़ना है हमें। कुछ लोग जो है वो इंडिया में रह रहे होंगे, कुछ लोग इंडिया के बाहर रह रहे होंगे, बाहर रह रहे होंगे। उन सबकी इनकम को, ये कैटेगरी ए वालों की जो कि इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया में खाना पीना सब कुछ करते हैं, और बी कैटेगरी के लोगों की, दोनों को कैलकुलेट कर दो, दोनों को कैलकुलेट कर दो, मिल जाएगी आपको नेशनल इनकम। लेकिन डोमेस्टिक इनकम फिर क्या होती है? वहां पर सिर्फ जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो लोग काम कर रहे हैं और वो वहां से पैसा जनरेट कर रहे हैं, सिर्फ वो होती है। डिफरेंस क्या मिला? ये इस वर्ड का, आउटसाइड। डोमेस्टिक इनकम में आप आउटसाइड को नहीं लेते हो। इसके लिए कंसेप्ट आता है, बाहर से जब कोई इनकम आती है ना देश में, उसको पता है क्या कहते हैं? कोई मुझे बता सकता है उसका नाम? नहीं नहीं नहीं, रेमिटेंस तो ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम को जोड़ने के लिए जो फॉर्मूले में यूज होती है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, रेमिटेंस कोई गलत हो। वेरी गुड वेरी गुड। उसको कहते हैं, उसको कहते हैं नफिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। गुड अंकिता, नफिया। ठीक है, अब देखो हमें कुछ पॉइंट्स नोट करने चाहिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को भी कवर करते हैं और इंस्टीट्यूशंस को भी कवर करते हैं। यानी कि बताओ, सिर्फ एक इंडिविजुअल थोड़ी ना, कुछ संस्थाएं भी तो कर सकती हैं, कोई एनजीओ वगैरह भी तो जोड़ सकते हैं। वैसा बताओ, कोई बिजनेस पार्टनर वगैरह भी तो जोड़ सकते हैं, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की इनकम थोड़ी ना। समझ रहे हो? दूसरा, नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर दोनों आते हैं, सिटीजन्स भी और नॉन सिटीजन्स भी, यानी कि फॉरेनर भी, जो रिसाइड कर रहे हैं कंट्री में फॉर मोर देन अ ईयर, और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाई करता है, यानी कि बाहर से आए हुए लोग भी। माइंड, अब ध्यान से सुनना और क्लियर हो जाएगा। अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। प्रूफ करना जरा मुझे मयूर इस बात को। एक पर्सन एक देश का नागरिक हो सकता है, दूसरी जगह पर जाकर रह सकता है, ये कैसे? उसको छोड़ो जो नीचे लिखा हुआ है एनआरआई, अलग से बताओ मुझे, उसको बताओ, अलग से बताओ, एग्जाम्पल बताओ, प्रूफ करो उसको। ठीक है, आप रह रहे हो, आप यूएसए चले गए, आप वहाँ पर काम कर रहे हो किसी जगह पर, ठीक है, तो आप क्या हो वहाँ के? आप हो वहाँ के रेसिडेंट, अगर आपका पीरियड ऑफ स्टे 1 साल से ज़्यादा है। आप लेकिन सिटीजन कहाँ के हो? क्यों? यूएसए के सिटीजन क्यों नहीं बन गए? क्यों? नहीं 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 नहीं, क्योंकि वहां पर ऐसा बोलो कि स्टे जो आपका है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं है अभी। अगर ये हो जाए तो आपको क्या मिल जाता है? मूवीज के अंदर सुना होगा ना, ग्रीन कार्ड का नाम सुना है? ये चीज़, फॉर एग्जाम्पल, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, एक सिटीजन होता है इंडिया का, बट वो सिटीजन होता है इंडिया का, बट वो रेजिडेंट होता है दूसरी कंट्री का। तो जो मैंने कंसेप्ट समझाया, इसको आप प्यारी भाषा में इसको बोलते हैं एनआरआई। मैं आपको वैसे सारी चीज़ें सिखाऊंगा पॉलिटी में जब हम करेंगे ना, एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ होल्डर्स, एनआरआई, सबका डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, पहले पर हाँ, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन बताओ मुझे, इतना पर डिफरेंस समझ में आ गया जो मैंने बताया यहाँ तक? बताओ जल्दी, बता दो सब लोग, या फिर से कुछ समझना है? फिर से कुछ समझना है, बता दो। उसके बाद इंटरनेशनल जो बॉडीज होती हैं दोस्तों, जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF, दे आर नॉट कंसिडर्ड रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। जिस कंट्री में इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, लेकिन इनको रेजिडेंट माना जाता है। कल ही हमने बात करी थी इसके बारे में, इंटरनेशनल टेरिटरी की है ना ये, तो रेजिडेंट कैसे हो जाएंगे इनका जो स्टाफ या कुछ भी है वो? ठीक है, हाउएवर
स्टाफ किसी ना किसी कंट्री से तो आया है इसका काम करने. स्टाफ ऑफ दीज बॉडीज आर ट्रीटेड एट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री जहां पर ये इंटरनेशनल बॉडी ऑपरेट करती है. यानी कि आप ऐसा समझो, यूएन का कोई हेडक्वार्टर अंकिता मुंबई के अंदर है. अब मुझे एक बात बताओ, वो जो बिल्डिंग है वो किसका पार्ट हुई? जल्दी बताओ लॉजिकली, किसका पार्ट हुई बिल्डिंग? यूएन का. यूएन का इंटरनेशनल टेरिटरी इंडिया का थोड़ी ना. लेकिन उसके अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है वो किसका पार्ट हुआ? रेजिडेंट कहाँ के हुए? वो इंडिया के नहीं हुए. क्लियरली बोलो. नहीं, इंडिया के नहीं हुए. इंटरनेशनल भी नहीं हुए. नहीं. वो रेजिडेंट कहाँ के हुए? जो स्टाफ काम कर रहा है. मुंबई के अंदर एक यूएन का कोई संस्था है, उसका हेडक्वार्टर है. एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है मान लो, ठीक है. ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मतलब मान लो कोई ऑर्गन है, मतलब ऐसी कोई सब्सिडरी बॉडी है, ऑफिस है. वो ऑफिस जो है वो किसका पार्ट है? इंटरनेशनल टेरिटरी का. इंटरनेशनल टेरिटरी का. लेकिन उसके जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो कहाँ के रेसिडेंट्स होंगे? नहीं, यूएन तो यूएन कोई जगह थोड़ी ना मयूर के यूएन के रेसिडेंट होंगे. नहीं, अलग अलग कंट्री के भी नहीं होंगे. जल्दी बताओ कहाँ के होंगे? इंडिया के भी नहीं होंगे. प्रॉपर बोलो ना इसको. अरे भाई, इंडिया के होंगे अगर उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे 1 साल से ज्यादा हो गया है तो. जो आज बंदा आया है ना, जैसे मतलब मान लो कोई चाइना से चिंकी चलाया काम कर रहा है, ठीक है. अब वो आज ही आया है, आई डोंट नो वर्क, या जो भी वो बक रहा है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे यहाँ काम करना है, वो करना है, ये करना है, सीखना है. वो काम कर रहा है वहाँ पे. वो आज ही आया हो, लेकिन उसको 365 दिन नहीं हुए अभी. वो अभी सिर्फ स्टाफ है, वो अपनी कंट्री का बस वो है. लेकिन अब उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो वो रेसिडेंट है. ये रूल याद रखना बस. ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, नंबर 1, स्टेइंग इन इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर मोर देन एन ईयर. ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरनेशनल बॉडी लाइक WHO इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है. एन इंटरनेशनल बॉडी लाइक WHO इंडिया के अंदर लोकेटेड है. इट इज नॉट नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट अमेरिकन वर्किंग इन इट्स ऑफिस फॉर मोर देन एन ईयर. हो गया क्लियर प्रिया? मोर देन एन ईयर विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. छोटी छोटी बात है, लेकिन वही वाली बात है. आज तक मुझे ऐसी कोई बुक ढूंढ के बता दो जिसने इतने डिटेल में एक एक कंसेप्ट को समझाया हो. आज हम लोग ऑलमोस्ट हाफ महीना हो गया हमारा, 19 कंसेप्ट है इसके अंदर, और हम कहाँ बैठे हुए हैं 7वें कंसेप्ट पे. लेकिन क्या ये वर्थ है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? भगवाने को तो मैं भगवा दूँ, मेरा क्या जा रहा है? 19 कंसेप्ट में तो 1 घंटे के अंदर कवर करवा दूँ. उधर तो सिर्फ जो बुक्स हैं नॉर्मली, उधर तो सिर्फ कॉमा 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 लगा के नाम होंगे बस 19 कंसेप्ट के. पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, फिर आप कहोगे यूपीएससी लक फैक्टर का गेम होता है, क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं. एक बार की मेहनत है. लेकिन ये भी तो सोचो ना, ये जो हम सब्जेक्ट को इतनी बारीकी से एक शब्द को करते हैं, ये तुम्हें कहाँ काम नहीं आएगा? लोकसभा प्रोटोकॉल, राज्यसभा प्रोटोकॉल, SSC, MPPSC, UPPSC, UPSC, यूपीएससी का EPFO, यूपीएससी का APFC, उत्तर प्रदेश का SSSC, हर जगह काम आएगी इकोनॉमिक्स तो. फिर लोकल एम्प्लॉइज जो कि फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, यानी कि इंडिया से कोई गया फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है, वो उस कंट्री के अंदर लोकेटेड है, तो इनको नॉर्मल रेसिडेंट उस कंट्री का माना जाएगा अगर इनका पीरियड ऑफ स्टे 1 साल से ज़्यादा है. मतलब कोई भी भारत, जैसे मतलब मान लो मयूर गया, वो क्या कहते हैं, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है बाहर. इंडियन एम्बेसी बाहर ही तो लोकेट होगी. रशिया के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो वहाँ काम कर रहा है. अगर वो 365 दिन से ज़्यादा का उसका स्टे है तो आप वहाँ के बन जाओगे नॉर्मल रेसिडेंट. फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस वर्किंग इन USA एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया, रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ओनली. लेकिन अगर आप बाहर जैसे काम कर रहे हो तो आप उनके हो जाओगे. इंडियन एम्बेसी के अंदर अगर काम कर रहे हो जो USA में लोकेटेड है तो आप उनके हो जाओगे. दोनों के अंदर कंडीशन क्या है? पीरियड ऑफ स्टे किससे ज़्यादा होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट क्या है? 365 डेज प्लस. कोई डाउट है इसमें? जल्दी मुझे बता दो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है?
हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, ये कह रहा है इजी है, जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं उसी से डिराइव्ड है ये वाला पॉइंट। कह रहा है लोकल एम्प्लॉयज़ ना जो फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, फॉरेन एम्बेसी कैसे, जैसे मतलब मान लो कि इंडिया की एम्बेसी है ठगनी, इंडिया की कोई एम्बेसी यूएसए में लोकेटेड है फॉर एग्जांपल, तो कोई भारतीय मूल का नागरिक अमेरिका में जाकर काम कर रहा है लेकिन वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, अब उधर उसकी उस जमीन पर खड़ा है ना, अमेरिका की धरती पे खड़ा है, अगर उसका पीरियड ऑफ स्टे 365 दिन से ज़्यादा का है तो वो कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, बताओ बताओ, यूएसए का। लेकिन एक इसके अंदर एक और एग्जांपल देखो, जो भारतीय मूल के लोग हैं वो यूएसए की एम्बेसी के अंदर काम कर रहे हैं जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, ये कहाँ के रेसिडेंट होंगे बताओ, इंडिया के। रहने से मतलब है कि आपके पैर कहाँ खड़े हुए हैं इस टाइम पर, बस ये वाली बात है। उसके बाद क्या, हाँ यहाँ 365 नहीं होता, लेकिन यार ऑब्वियसली बात है यार 365 मिनिमम है ठीक है। हाँ इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, स्टॉक मार्केट नहीं है भाई ये ठीक है, डिमांड सप्लाई जोन। बॉर्डर वर्कर्स हु क्रॉस बॉर्डर इन मॉर्निंग, सुबह। अब ऐसे भी लोग होते हैं, आप कहोगे ऐसे कहाँ होते हैं ऐसा कुछ बहुत काम होते हैं, जैसे शंघाई एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, बहुत सारे एयरपोर्ट होते हैं, तो ये बिजिएस्ट कैसे बन जाते हैं, दिन रात, मतलब जैसे सुबह पर्सन बस काम करने जाता है, शाम को वापस आ गए अपने देश, ऐसे भी काम होते हैं। बॉर्डर वर्कर्स हु क्रॉस बॉर्डर इन मॉर्निंग टू वर्क इन द अदर कंट्री, लाइक इंडियंस हु वर्क इन नेपाल, वैसे तो अपोजिट ही होना चाहिए वैसे, ठीक है, और वो शाम को वापस लौट जा रहे हैं। दे आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री वेयर दे वर्क, वो वहाँ के रेजिडेंट नहीं। आप कहोगे यार ये क्या है, 365 दिन में हम फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर दें 2 से इसको। इंडियंस हु वर्क इन नेपाल एंड रिटर्न इन द इवनिंग, कहाँ रह रहे हैं वो, रात को आके कहाँ सो रहे हैं, इंडिया में, ये चीज़ है। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया क्या है कंक्लूजन में अगर हम लोग बोले तो, सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया दोनों कवर्ड होते हैं, सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्री भी कवर्ड होते हैं अगर वो 1 साल से ज़्यादा की स्टे पे इंडिया में रह रहे हैं और जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में लाया करता हो। दूसरे, भारत के नागरिक जो कि वर्क कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ में लाइक IMF UNO वगैरह, फॉरेन बॉडीज़ लाइक बैंक्स एंटरप्राइजेस वगैरह कोई MNC है, और दे आर वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तब भी ये सारे के सारे नॉर्मल रेसिडेंट है। क्या आप लोगों को नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट समझ में आया? पूरा जल्दी बताओ हाँ क्या ना, या मैं फिर से कुछ समझाऊं? सारे लोग बताओ जल्दी मुझे। अब जब इसको पढ़ोगे ना, आज रिवाइज करोगे, तो एक बात ध्यान से सुनना, देखो आप इसको पूरा पढ़ना, कल आप पढ़ी चुके होगे वैसे, इसको पूरा पढ़ना और इनको फिर एक बार ना कंबाइन करके पढ़ना, तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ये दोनों कनेक्टेड पॉइंट है। इतना डिटेल में जितना ये बुक बता रही है उतनी कोई बुक नहीं बता रही है, कोई भी बुक नहीं बता रही है। तो आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।